तो मैंने कहा बच्चा बोर्ड पे देखो, मैं चैप्टर का नाम भूल चुका हूं सच में। हाँ? नहीं वो तो याद है, बट चैप्टर नंबर 8, चल वो तो मुझे याद है। तो बेटा ठीक है, बोर्ड पे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का साइंस का चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर था जर्नी इनसाइड द एटम, ठीक है। और हम सच में एटम की जर्नी को बिल्कुल बहुत हद तक कवर कर चुके हैं। अब हम उस यात्रा के बिल्कुल अंतिम दौर पे हैं। हाई चांसेस है कि आज यात्रा का अंत हो ही जाएगा। तो बहुत हमने यात्रा कर ली किसकी, जर्नी इनसाइड दी एटम कि सच में आज जर्नी का क्या है, अंत संभव है अगर आप साथ दे। चल तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है, कल हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में उसको एक बार दोबारा देखिएगा। मैं हो सकता है कि जर्नी अंत होने के बाद भी फिर से एक बार ट्रेन चलाऊंगा, जो थोड़ा बहुत मुझे वहां लगता है कि और चीज बताई जा सकती थी मैं वो कवर करूंगा। बट फिलहाल मैं चाह रहा हूं कि एक बार जितना बढ़ाया कम से कम उतना दे, कम से कम उतना देखो। उसमें कुछ और चीजों का एडअप करना है, देखिए एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है कि और बेहतर चीजें आपको समझ आई। बट मैं उस चीज का ब्रेक लूंगा कि थोड़ा सा कम से कम जो पढ़ा है उतना पढ़ो। ऑब्वियस सी बात है वहां से डाउट आएगा, डाउट लेके आना। आइडली जो मुझे छोड़ा है, या मैंने छोड़ा तो नहीं बोला है, बट जो मुझे और एक्स्ट्रा बता सकता था मैं उसको अगली क्लास में या एक अलग क्लास में कवर कर लूंगा। बट सच में आज हमें यात्रा का अंत करना ही। चलिए आज का टॉपिक है बेटा आइसोटॉप्स। क्या आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप जरा समझ सुनना, मेरे शब्दों में सुनो, बाकी तो बोर्ड में बहुत कुछ चिपका रखा है तुम पढ़ लेगा। आइसोटॉप क्या है बेटा? आइसोटॉप आर दी एटम। आइसोटॉप क्या है बेटा? एटम है बच्चा। क्या कैसा एटम? एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप किसे कहते हैं? आइसोटॉप एटम है किनके? सेम एलिमेंट के, which have same atomic number but different mass number, but different mass number। क्या समझ आया? आइसोटॉप एक्चुअल में एटम है किसके? एक ही एटम के, किसके? सॉरी एक ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एटम एक ही एलिमेंट के हैं तो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक ही होता है। ऐसा भी है कि हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक नंबर हैं, ऑक्सीजन का भी एक ही एटॉमिक नंबर था 8, तो है ना। तो आइसोटॉप क्या है? दीज आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दीज आर दी आइसोटॉप ऑफ, आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग दी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के वे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, और स्वाभाविक सी बात है अगर आइसोटॉप एटम है किसके? सेम ही एलिमेंट के, तो सेम एलिमेंट के एटम है तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। बट अंतर क्या है? फिर अंतर है कि सेम एलिमेंट के एटम होने के बावजूद भी उनका मास नंबर क्या है? सेम नहीं है। क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे एटमों को कहा गया है क्या? आइसोटॉप। हाँ और ना भी चल सकता है, देखो कोई जरूरी नहीं हाँ बोलने की। कनिष्क का बेटा आपको समझ रहा है कि आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप एटम ही है, बट किन के एटम? सेम एलिमेंट के। और स्वाभाविक सी बात, जब तुमने कहा कि आइसोटॉप एटम है सेम एलिमेंट के, तो जब वो एटम है सेम एलिमेंट के तो सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। तो अगली लाइन क्या है वो तो अपने आप समझ आ रही है। क्या एक ही एलिमेंट के 2 एटमों का एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है? ये ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है। अरे अगर दोनों ऑक्सीजन के ही एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। फिर आइसोटॉप क्यों है? दोनों सेम एलिमेंट के एटम होने के बावजूद इनका मास नंबर क्या है? सेम नहीं है। तो ऐसे एटमों को कहा गया है क्या? आइसोटॉप। क्या कहा गया है? आइसोटॉप। कनिष्का, अदिति, बच्चा हिमांशी, दिव्या एंड बेटा खुशी कुमारी, और पीछे मेरे बैठे दोस्त लोग, भाई लोग, समझ आ रहा है यार कि आइसोटॉप क्या है? तो आइसोटॉप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो आइसोटॉप एटम है किसके? सेम एलिमेंट के, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या है मगर अलग अलग है। तो ऐसे सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें कहते हैं मेरे बेटा आइसोटॉप।
आइसोटॉप। क्या कहते हैं इनको? आइसोटॉप। आपके लिए देखो मैंने उदाहरण दिया है, आपने एक एलिमेंट पढ़ा था क्लोरीन, आपने एक एलिमेंट पढ़ा था क्लोरीन, आपको याद है कौन से नंबर पे था? 17 पे था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, अगर आपको याद हो। बट यहां देखो मैंने क्लोरीन के 2 एटम दिखाए हैं, ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है। बट जरा देखो क्या लिखा है, Cl1735 क्लोरीन का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर स्वाभाविक सी बात है क्या होना था? 17 होना था। नीचे देखो, जो नीचे भी एक क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का जो एटम है बेटा, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एलिमेंट ही दोनों का सेम है, दोनों एटमों का एलिमेंट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर सेम होना था। बट तुमने क्या देखा, सेम एलिमेंट के एटम, दोनों ही क्लोरीन एलिमेंट के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। याद है ना सबको, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम है। बट देखो इस क्लोरीन के एटम का मास कितना है? 35। कितना है मास? 35। बट नीचे जो क्लोरीन का एटम है उसका मास कितना है बेटा? 37। तो क्या दिखा तुम्हें? एटम किसके? सेम एलिमेंट के, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, बट व्हाट? बट हैव डिफरेंट मास नंबर। इस तरह के एटम को कहते हैं मेरे बेटा आइसोटॉप। अब मुझे सच वाला हाँ जानना है, देखो मुश्किल नहीं मुझे पता है, बट कभी कभी क्या होता है वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी है या कभी कभी नहीं बच्चा पकड़ता है, तो नहीं समझा तो ना बोल सकता है। कोई वो नहीं है कि लास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने कई बार बोला है। कनिष्का बेटा, पीछे बैठा भव्य, वैभव, पुष्कर और विशाल, और ये 3-4 बच्चे यहां से बैठे। चल, तो मुझे लगता है आपको आइसोटॉप समझ, थ्योरेटिकली आपको आइसोटॉप समझ आया होगा। मैं एक बार बोल के फिर थोड़ा सा लॉजिकल बात जाऊं। देखो अब यहां देखो, इसको देखो, ये भी क्लोरीन का एटम, ये भी क्लोरीन का एटम, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो देखो दोनों में प्रोटॉन कितने हैं? इसमें भी प्रोटॉन 17 है, इसमें भी प्रोटॉन 17 है ना। मास नंबर देखो कितना है, उसका मास नंबर कितना है? 35। उसका मास नंबर कितना है? 37। यही तो बोल रहे हैं, सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। देखो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? एटॉमिक नंबर मतलब Z, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है कि नहीं? बट क्या अंतर है दोनों के? मास नंबर अलग है, सेम एलिमेंट के एटम होने के बावजूद, है कि नहीं? यहां से तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज समझ आया, आइसोटॉप का होना यह साबित करता है कि एक ही एलिमेंट के एटमों का मास सेम हो जरूरी नहीं है कि नहीं? जैसे आपने यहां देखा दोनों ही किसके एलिमेंट एटम थे? क्लोरीन के, बट क्लोरीन के एटम होने के बावजूद भी दोनों का मास सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? देखो एटॉमिक नंबर दोनों का 17 ही है, तो मास जो होता है वो तो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो क्यों मास सेम नहीं है? देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो दोनों में प्रोटॉन तो बराबर थे 17-17। बट देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते? याद है न्यूट्रॉन की संख्या निकालते थे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, क्योंकि मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस क्या मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा दिए। तो जरा करो, 35 में से 17 गया, कितना आया? 18। मतलब ये वाला जो क्लोरीन का एटम है इसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन? 18। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसके मास नंबर 37 में से एटॉमिक नंबर हटाया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटाया, मतलब मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हटाया, तो बाकी क्या बचे? न्यूट्रॉन बचे। तो 37 70 के कितना है बेटा? 20। अब समझ आया उसका मास ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां न्यूट्रॉन ज्यादा है। समझ आया नहीं आया? तो मुझे हाँ ना बोलो, आइसोटॉप समझ आया नहीं आया? आइसोटॉप क्या है? दीज आर दी एटम, दीज आर दी एटम, बट किसके एटम? एटम ऑफ सेम एलिमेंट having the same atomic number but different mass number। और क्यों है मास नंबर डिफरेंट? बिकॉज उनके अंदर प्रोटॉन तो बराबर हैं मगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के सम पे डिपेंड करता है। भले ही प्रोटॉन बराबर है बट वहां प्लस में जो न्यूट्रॉन हो रहा है वो अलग अलग है, इस वजह से आइसोटॉप में मास नंबर क्या होता है? अलग होता है। समझ आया नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अब यहां देखो मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। अच्छा ये दोनों आइसोटॉप किसके थे? क्लोरीन के। किसके थे आइसोटॉप? क्लोरीन के। ठीक है, तो नेचर में क्लोरीन के 2 आइसोटॉप पाए जाते हैं, एक का मास 35 है, एक का मास
37, इसे कहते हैं क्लोरीन 35, इसे कहेंगे क्लोरीन 37, क्योंकि एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा ना, वो तो सेम ही है, वो तो सेम ही है। अब यहां देखो, यहां आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप दिखा रखे हैं। एक्चुअल में हाइड्रोजन के नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो आइसोटोप है उसे कहते हैं प्रोटोनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम, है कि नहीं। अब देखो अंतर क्या है। जो पहला आइसोटोप है ना, इसको कहते हैं H1, ड्यूटेरियम कहते हैं H2, ट्रिटियम को कहते हैं H3। आप जान रहे हैं ऐसे क्यों कहते होंगे। प्रोटोनियम को H1 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है 1। अरे एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, तीनों तो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 ही होता है ना। फिर अंतर क्या है, अंतर है इन तीनों के मास का। या यहां देख लो, पहले यहां देखो, प्रोटोनियम जो है दो क्या है H11, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर मास। इसका भी एटॉमिक नंबर देखो कितना है 1, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 1। और स्वाभाविक सी बात है तीनों एलिमेंट एटम तो एक ही एलिमेंट के हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम ही होना था। बट फिर ये तीनों में अंतर क्या है, इनके मास का। ये जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है जिसको आप प्लूटोनियम कहते हैं, इसमें मास देखिए कितना है 1 है, मास नंबर 1। हाइड्रोजन का दूसरा जो आइसोटोप है दैट इज ड्यूटेरियम, उसको अगर आप देखें तो वहां देखिए मास नंबर कितना बेटा 2। और हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है दैट इज ट्रिटियम, उसमें देखिए कि आइसोटोप है तो एलिमेंट तो वही है, तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, बट मास नंबर कितना बेटा 3 है, हाँ या ना। और आई थिंक इसको ही आइसोटोप कहते थे, है ना। क्या इसको आइसोटोप कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, तीनों एटम किसके हैं, एक ही एलिमेंट के, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट क्या अंतर है, अंतर है उनके मास नंबर। दीज आर दी आइसोटोप। और क्यों अंतर आ रहा है मास में, तुम जान रहे हो, अरे एटॉमिक नंबर सेम था तो तीनों में प्रोटॉन तो बराबर ही था, एक एक एक, है ना। बट फिर मास नंबर सेम क्यों नहीं, बिकॉज मास नंबर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन तो सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। जो पहला वाला देखो तो प्रोटॉन तीनों में एक एक है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन भी एक एक ही होगा बिकॉज कोई चार्ज नहीं है। बट न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये बात समझ आ रही कैसे होता है A माइनस जेड, क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ या ना। और उसमें से मैं अगर एटॉमिक नंबर माइनस करूंगा तो एटॉमिक नंबर है क्या, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम में से तुम प्रोटॉन उड़ा रहे हो, तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन ही बचता है ना। तो करो जरा यहां पर Z माइनस ए, 1 में से 1 गया 0। तो क्या समझ आया कि हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप प्लूटोनियम है उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, उसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है ना। वहीं हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम को देखिए, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, Z, A में से Z माइनस कीजिए, 2 में से 1 गया 1 आया, मतलब वहां क्या है, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है, इसीलिए उसका मास कितना है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, इसीलिए उसका मास नंबर 2 है, हाँ या ना। और हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है दैट इज ट्रिटियम, हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है ट्रिटियम, उसको देखिएगा, उसमें अगर आप देखें तो वहां मास नंबर है 3 और एटॉमिक नंबर है 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 3 माइनस 1, कितना 3 माइनस 1 बोले तो 2। तो ये तीसरा जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का दैट इज ट्रिटियम, वहां न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है बेटा 2। तो सब कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और मेन चीज है क्या होता है आइसोटोप, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ है ना। खुशी कुमारी, हिमांशी, हे हिमांशी समझ आ रहा है, जिस स्टाइल में तू बैठी मुझे लग रहा तू सुन दी मेरे को पक्का। चल तो मुझे सारे बच्चे हाँ हामी भरो कि आपको आइसोटोप
क्या होता है ये समझ आया? आरा बेटा आपको समझ आया? घर जाके तो ना बोलेगा कि क्या टीवी दिखाता है। गला यहाँ सूख जाता है टीवी दिखाते दिखाते, बच्चा बोलेगा घर जाके क्या टीवी दिखाता, तो सोचो टीचर को कैसा लगेगा। नहीं, मैं भी यहाँ चेहरे में बैठता, किताब खोलता और ऐसे बैठे बैठे हवा में बात करता तो ज्यादा आसान था, ज्यादा आसान था, नहीं था? अब मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा मेरे पैर की क्या हालत हो रखी है ना? इससे नहीं, कई जमाने से जो पहले पढ़ते हैं उनको पता होगा, मैंने अपना एक बार पैर तोड़ा हुआ है नहीं? चलो, अब अलग बोलेगा टीवी दिखा रहा है, टीवी नहीं दिखा रहा, मैं टीवी पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलो, अब तू खाली टीवी देख रहा है, लाइटें देख रहा है, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतना कुछ लिख और बोल भी तो रहा हूं। चलो, तो मुझे बोलो आरव, क्या होता है आइसोटोप? बेटा आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो बोल। हाँ, चलो सबको, पीछे बेटा मेरे दोस्त भव्य को। टीना तुझे कहां समझ आया? तू तो अभी एंट्री मारी है, टीना भी गई है। अबे टीना, तू तो अभी आया मेरे बेटा, तुझे कैसे समझ आएगा? चल, अब यहां मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देखो फटाफट बताऊंगा। अभी मैं आपको दो चीजों के आइसोटोप दिखा चुका हूं, किसके? एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दिखाए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ऐसा और भी एलिमेंट है बेटा जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। सारे तो ऑब्वियस बात है आपके सिलेबस में नहीं लिख सकते, बट जो आपकी किताब में थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन के नेचर में 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब तुम देखो तीनों के तीनों किसके एटम हैं? एक ही एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन है? कार्बन। तीनों के तीनों एक ही एलिमेंट के एटम है कार्बन, और तीनों का देखो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है कि नहीं? इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। क्या अंतर है? अंतर है मास नंबर का। इसका मास है 12, इसका मास है 13, इसका मास है 14, है ना? तीनों में प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, हाँ या ना? न्यूट्रॉन कितने होंगे इस पे? 12 माइनस 6, 6 न्यूट्रॉन। 13 माइनस 6 कितने? 7। 14 माइनस 6 8। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखिए बेटा, ऑक्सीजन जो आप पढ़ते हैं, या ऑक्सीजन जो आप एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम आप एक जमाने से जानते हैं कि इस नेचर में एक एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, या 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। वो 3 आइसोटॉप है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, जिसको बोल सकते हैं O16, O17, O18। अब तुम देखो इनको मैं आइसोटॉप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आइसोटॉप का डेफिनेशन क्या था कि आइसोटॉप होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो एटम एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। तीनों के तीनों क्या है? एक ही एलिमेंट, ऑक्सीजन के एटम है, एटॉमिक नंबर सेम है। वो तो स्वाभाविक सी बात है, उसको बोलने की जरूरत थी नहीं, बट बोला गया है कि जब एक ही एलिमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर तो चाह के भी अलग हो ही नहीं सकते थे, है ना? बट देखो क्या है, मास नंबर अलग अलग है ना? अगर आप पहले वाले में देखें तो प्रोटॉन कितने में बेटा? 16। मैंने ऊपर देख लिया, सॉरी, थोड़ा सा मैं जगह कम छोड़ दी मैंने। प्रोटॉन कितने बेटा? 8 8 8। न्यूट्रॉन क्या सब में बराबर है? नहीं है। तो आप समझ रहे कि आइसोटॉप होते क्यों? अगर आपको पूछे कि एक एलिमेंट के आइसोटॉप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो आइसोटॉप इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसके न्यूट्रॉन, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अगर एक एलिमेंट के दुनिया में जितने भी एटम हैं, सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होती, तो आइसोटॉप जैसी कोई चीज होती ही नहीं। होती क्या? फिर तो दुनिया में जैसे ऑक्सीजन के, अगर सारे के दुनिया में अगर कितने भी एटम है ऑक्सीजन के, सबके न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन भी सेम संख्या में होते, सारे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम ही हो जाता, फिर तो आइसोटॉप का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है कि नहीं? अच्छा यहाँ देखिए न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितने? 9, और यहाँ कितने बेटा? 10। शाबाश, है ना? इसी प्रकार से नियॉन, नियॉन याद है हमारा फेवरेट नियॉन, जो कि कैसा एलिमेंट है? नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है, दैट इज इनर्टनेस है। क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट एलिमेंट मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी? स्टेबल थी, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना? देखो तीनों के तीनों एटम किसके हैं? एक ही एलिमेंट नियॉन के। शाबाश। तीनों का एटॉमिक नंबर देखो कितना है सबका? 10-10। तो तीनों में प्रोटॉन कितने हैं? बट तीनों में न्यूट्रॉन सेम है क्या? नहीं है। 20 में से 10 गया, 10, 11,
12। तो मुझे लगता है इतना बहुत होता है आइसोटॉप को समझाने के लिए। आगे बढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, आइसोटॉप की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप, ऑल द आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ऑब्वियस सी बात है। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है उसी से पता लगेगा उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहीं से उसकी वैलेंसी आएगी और फाइनली उसकी वैलेंसी ही डिसाइड कर रही है कि वो केमिकल रिएक्शन में कैसे जाएगा, है कि नहीं? अब आइसोटॉप में मास अलग अलग होता है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे मतलब वैलेंसी भी सेम होगी। वैलेंसी भी सेम होगी मतलब सबके सब केमिकल रिएक्शन में एक साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे। समझ आया कि क्यों आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? बोलो हाँ या ना। जैसे देखो ना, यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन के आइसोटॉप को उठा लूं, ऑक्सीजन का एक आइसोटॉप है ये वाला, दूसरा है, मास अलग अलग है ना। एटॉमिक नंबर तो इसका भी 8 है। एटॉमिक नंबर 8 मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2 6। इसको देखो, एटॉमिक नंबर तो इसका भी 8 ही है। एटॉमिक नंबर 8 है मतलब प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी? 2 6। तो इसकी तरफ से भी लास्ट केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी तरफ से भी लास्ट सेल में यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे 6। इसकी वैलेंसी कितनी है? -2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसकी वैलेंसी भी क्या है? -2। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और आइसोटॉप में आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ मास अलग है ना, एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। समझ आया कि क्यों एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप होते हैं, क्यों एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है? 2 बातें। एक तो आपको फैक्ट याद रखना है कि आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। दूसरा, अगर आपको पूछ ले क्यों, तो क्यों का जवाब पता होना चाहिए। आप कहेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप इज सेम या सिमिलर as they have same atomic number, means they have same electronic configuration and chemical property depend on the electronic configuration. तो chemical property किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आइसोटॉप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम ही रहती है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और इस वजह से आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। लिख दोगे? चलो, फिर दूसरा पॉइंट लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक एलिमेंट के आइसोटॉप की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। अरे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? मास, शेप, साइज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? मास, शेप, साइज। और तुम क्या देख रहे हो? एक आइसोटॉप, कहां गया बे? क्या देख रहे हो तुम? एक आइसोटॉप का मास सेम होता है क्या? तीनों के तीनों आइसोटॉप हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट तीनों का मास सेम नहीं है। तीनों का मास नंबर अलग है, मतलब तीनों का मास भी अलग होगा, और मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो तुम देख पा रहे हो कि आइसोटॉप का मास नंबर अलग होता है, मतलब मास कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आइसोटॉप की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इसका मास अलग, उसका मास अलग। मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मुझे लगता है आपको ये भी समझ आ गया होगा। हाँ ना बोलो, हाँ या ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आपको कोई पूछ दे एक आइसोटॉप की क्या केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है? हाँ होती है। 2 आइसोटॉप अगर पकड़ोगे तो 2 आइसोटॉप मतलब एक ही एलिमेंट के 2 ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है? तुम क्या बोलोगे? हाँ होती है। आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, इस वजह से उनके पास
प्रोटॉन की संख्या सेम है, प्रोटॉन की संख्या सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से जब आइसोटॉप की केमिकल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। ये मक्खी क्यों घूम रही है? जब भी आते हो अंदर तो गेट में कर दिया करो यार। चलो, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया जिसपे पेपर पे एक न्यूमेरिकल आता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टॉपिक क्या है जरा ध्यान देना। टॉपिक है रीजन फॉर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो, कुछ एलिमेंटों का मास फ्रैक्शन में होता है। अब बड़ा विचित्र है, एक एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? मास नंबर तो क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो आधा पौना नहीं होता, प्रोटॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। वहां न्यूट्रॉन में क्या होते हैं? होल नंबर में होते हैं। तो नहीं होगा तो 0 ही होगा, होगा तो 1 2 3 4, आधा पौना तो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन भी नहीं होता है वहां न्यूक्लियस में। फिर अब ये विचित्र बात है कि कुछ एलिमेंटों के मास फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में क्यों आते हैं, है कि नहीं? तो इसका कारण है एक्चुअल में सच में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं होता है। बट बच्चा बोलेगा किताब में तो मैं देखूंगा कि क्लोरीन का मास कितना होता है। किताब में आप देखेंगे तो देखेगा तो क्या देखेगा, वहां लिखा रहेगा कि क्लोरीन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है 35.5 है कि नहीं? अब प्रश्न है कि जब एटॉमिक मास फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जैसा कि मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ऑक्सीजन की बात करते या कार्बन 14 की बात करते, कार्बन 14 के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो उसका मास नंबर, ध्यान पे मैं एटॉमिक मास नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उसका मास नंबर कितना हो गया? 6 + 6। तो आप कहेंगे भैया उसका मास नंबर कितना है? 12। और मुझे बताओ एक प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या था? 1u। एक न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास भी क्या था? 1u। तो अगर यह है आपका क्या, कार्बन 12, कितना? कार्बन 12, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 था, ठीक है। अब कार्बन 12 की बात करूं तो कार्बन 12 में 6 क्या है? प्रोटॉन, और 6 ही क्या है? देखो न्यूट्रॉन, 12 में 6 गया 6, तो मास नंबर कितना हो गया? 6 + 6, तो मास नंबर है 12। तो अगर मास नंबर 12 है तो मुझे बताओ एटॉमिक मास कितना होगा? अरे 12 न्यूक्लियन है ना, कितने न्यूक्लियन है? 12। और एक न्यूक्लियन चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उसका वजन कितना होता है? 1u। तो ऐसे 12 न्यूक्लियन का वजन कितना होगा? समझे? अब समझे, मास नंबर अलग है और एटॉमिक मास अलग है, दोनों नंबर में सेम दिखते हैं, वहां कोई यूनिट नहीं है, वो संख्या है। वो क्या है? संख्या है। ये मास नंबर तो संख्या है कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन का सम है। और जब तुम कहते हो कि एटॉमिक मास, वो तो मास है, पर तुम देखते हो कि जो मास नंबर होता है वही, जो मास नंबर होता है वही एटॉमिक मास हो जाता है। समझा क्यों होता है? अरे अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर 12 है, मतलब वहां 12 न्यूक्लियन है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। प्रोटॉन का वजन कितना है? 1u। न्यूट्रॉन का वजन कितना है? 1u। तो 12 जो न्यूक्लियन है उनका वजन कितना होगा? 12u। बट ध्यान रखना, मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीज नहीं है, नंबर में सेम दिखती है ना। अब यहां से विचार ये आया कि ठीक है कि जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास हो जाएगा, बट मास नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? तो इसका मतलब एटॉमिक मास भी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता था। बट तुम क्या देखते हो, किताबों में कुछ एलिमेंटों के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में लिखे हुए। फिर ये सवाल है कि कुछ एलिमेंटों के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में कैसे हो गए? तो वो मैं तुमको समझाना चाह रहा था। ये बात समझ आई कि मास नंबर अलग चीज है। मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम है, वो जस्ट एक नंबर है। और एटॉमिक मास सच में मास है।
बट तुम देखते हो कि जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास दिख रहा है। रीजन है ना कि मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का वजन 1 U ही होता है। जैसे यहां पर अगर मास नंबर 12 था तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 U होगा, 12 U होगा, है कि नहीं। बट सवाल ये था कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मास कभी भी फ्रैक्शन, एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, बिकॉज मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, है कि नहीं। बट फिर भी देखो कुछ एलिमेंटों के मास क्या होते हैं, फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। जैसे कोई पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तुम देखो किताब में लिखा होगा या तुम गूगल करो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, वो दिखाएगा 35.5। अब सवाल है कि ये मास नंबर जो है ये फ्रैक्शन में क्यों आ गया। रीजन है, तुमने अभी देखा एक एलिमेंट के आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन का ही उदाहरण देखो, क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटॉप थे, है कि नहीं। अब क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटॉप थे, एक था क्लोरीन क्या 35, एक तो क्या था क्लोरीन 35। अब ये जो क्लोरीन 35 है इसका मास नंबर कितना है, 35, हाँ या ना। इसका मास नंबर कितना है 35। तो अगर इसका मास नंबर 35 है मतलब वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है 35, मतलब कितने न्यूक्लियन 35 न्यूक्लियन, और एक न्यूक्लियन का वजन कितना होता है 1 U। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 35 U, हाँ या ना, होना चाहिए था। बट तुम देखो इसी नेचर में क्लोरीन का एक और एटम होता है जिसका मास तो 37 होता है, हाँ या ना, बोलो। दैट इज क्लोरीन 37। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका मास नंबर कितना है 37 और इसका मास नंबर 37 है, मतलब एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 37 U। फंस नहीं गए। अब इस हिसाब से चलोगे, इस क्लोरीन के हिसाब से चलोगे तो एटॉमिक मास 35 U होना चाहिए था, और इस क्लोरीन के हिसाब से चलोगे तो एटॉमिक मास 37 U बोलना चाहिए था। तो अब इसका समाधान ये क्या था कि एवरेज कर दिया। क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। कि अब तुम्हें कोई पूछे क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, अब क्लोरीन के तो नेचर में 2 आइसोटोप होते, इसको देखो तो इसके हिसाब से तो एटॉमिक मास 35 U होना चाहिए था, इसको देखो तो इसके हिसाब से 37 U होना चाहिए था। एक्चुअल में एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं होता है, बट हम जब उसका एवरेज निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है, वो फ्रैक्शन में आ जाता है, समझ आया। तो कोई अगर पूछे कि एलिमेंटों के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, तो कुछ एलिमेंटों के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग आइसोटॉप के अलग अलग मास नंबर, उसकी वजह से अलग अलग एटॉमिक मास आएगा। उस स्थिति में हम कौन सा मास बताए, इसको समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और जब एवरेज एटॉमिक मास मैथमेटिकली निकाला जाता है तो कुछ एलिमेंटों का एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। तो एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं होता है। क्या इसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में है, क्या क्या वहां फ्रैक्शन में न्यूटन आधा पौना ढाई 3.5 ऐसा होगा क्या, 3 4 5 पूरा पूरा होगा ना। तो मास नंबर देखो उसका क्या फ्रैक्शन में नहीं है, इस वाले का देखो तो इसका भी नहीं है। बट आइसोटॉप होने की वजह से एक समस्या आ रही है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या बताया जाए, आपको एक सिंगल वैल्यू बतानी है। अब तो ये बोलेगा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी U होता है 37 U भी होता है, तो उसका समाधान क्या था, एवरेज कर लो। बट जब एवरेज किया गया तो वो मास क्या आता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। तो सवाल समझ आया। और ये आपको सीखना है कि वो निकालना कैसे, आपको फिर ये सीखना है कि वो निकालना कैसे, ठीक है। इस सब मिटा दूं यहां से, बोला हाँ या ना, चलो रहने देते हैं, मेरे को काम आएगा। चलो इसको देखो बदमाश। तो रीजन फॉर द फ्रैक्शन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, समझ आ गया कि कुछ एलिमेंटों का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होता है, समझ आया। तो आप लिखेंगे द मास ऑफ सम एलिमेंट इज इन फ्रैक्शन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटॉप। किसकी वजह से होता है, उनके आइसोटॉप के एग्जिस्टेंस की वजह से होता है। और जब हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। कायदे से एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब तुमको ये सीखना है कैसे निकालते हैं, पेपर में न्यूमेरिकल आता है।
तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण समझा रहा हूं। जैसे तुम देखो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, वन इज क्लोरीन 35 एंड अनदर इज क्लोरीन 37। अब क्यों होता है एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन, समझ आ गया। अब सवाल है निकालते कैसे, अगर होता है तो ठीक है, निकालते कैसे। अब यहां देखो नेचर में क्लोरीन के 2 एटम होते हैं, एक क्लोरीन 35 जिसका मास नंबर 35 है, एक क्लोरीन 37 जिसका मास नंबर 35 है। इस वजह से 37 है तो इससे एटॉमिक मास 35U आएगा, इससे एटॉमिक मास 37U आएगा। बट नेचर में तुम्हें क्या लगता है दोनों एक ही मात्रा में मिलते हैं, अलग अलग मात्रा में मिलते हैं? तो जो नेचर में क्लोरीन 35 मिलता है उसकी कंसंट्रेशन नेचर में कितनी है 75%। समझ लो, मतलब नेचर में जितना भी क्लोरीन का एटम है उसमें से 75% क्या है क्लोरीन 35 वाला है। समझ आ रहा है? और बाकी बचा हुआ 25% कौन सा वाला है बेटा, समझ आ रहा है? क्लोरीन 37 वाला है। समझ आया? एक्चुअल में उनकी अबंडेंस कितनी है कि नेचर में क्लोरीन का एटम तो होता है बट क्लोरीन के 2 एटम होते हैं, उनमें से क्लोरीन 35 वाले की जो अबंडेंस या नेचर में कंसंट्रेशन है वो कितनी है 35। मतलब जितना भी क्लोरीन का एटम नेचर में है उसका 75% कौन सा वाला है क्लोरीन 35 वाला है, और बाकी 25% कौन सा वाला है क्लोरीन 37। अब निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। बहुत सिंपल है, कैसे करा देखो। तो अगर आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास तो कैसे करोगे, यहां कर दूं क्या? तो जब आप निकाल रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास तो बहुत सिंपल है बेटा। देखो क्या करना है, इसका मास कितना है इस वाले आइसोटॉप का 35U, और कितना परसेंट है ये 75%। तो कुछ नहीं करना है, 75% निकालना है किसका, इसके मास का। कितना 35, कितना हो जाएगा 75% ऑफ 35 प्लस जो दूसरा आइसोटॉप है उसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है 25%। तो 25% निकालना है किसका, उसके एटॉमिक मास नंबर का, दैट इज 37। समझ आ रहा है? भूल जाओगे क्या, बहुत बेसिक चीज है बेटा, बोलो हाँ या ना। बाकी इसको सॉल्व करना है तो तुम भी जानते हो, मैं यहां दिखा दूंगा। देखो 35 ऐसी रहा, 35 ऐसी रहा, तुम भी जानते हो परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा नीचे 100 आ जाएगा। तो क्या लिखा है इसको, इसको लिख सकते हो आप 75 परसेंटेज हटा नीचे आया 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू में 35। समझ आया? प्लस 25% का परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना आएगा 25/100 इंटू में 37। हाँ या ना? बाकी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा बट आई थिंक इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, और अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्या एवरेज एटॉमिक मास। समझ आ गया? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते समझ आया? किसी भी एलिमेंट जिसके आइसोटॉप है उसका एवरेज एटॉमिक कैसे निकालोगे, उसका पहला आइसोटॉप लिया, उसके मास नंबर को लिया, और उसके मास नंबर का कितना परसेंट जितना उसकी नेचर में कंसंट्रेशन है, प्लस इसी प्रकार से जो दूसरा आइसोटॉप है उसका मास लिया और उसके मास का कितना परसेंट जितना नेचर में दूसरे वाले की अबंडेंस या कंसंट्रेशन। कर लोगे, उनका सम करना है, सॉल्व करना है, इस तरह से निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। हाँ या ना? ठीक है, हाँ क्वेश्चन करेंगे और समझ आए। चलो देखो एक प्रॉब्लम है, कह रहा ब्रोमीन ऑकर इन नेचर मेनली इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप। कह रहा जो ब्रोमीन है नेचर में आमतौर पे 2 आइसोटॉप की फॉर्म में पाया जाता है, एक है ब्रोमीन 79, एक है ब्रोमीन 81। देख लो दोनों के दोनों क्या है एटम ब्रोमीन के ही हैं, ब्रोमीन के ही मतलब सेम एलिमेंट के हैं, एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है, मास नंबर क्या है अलग अलग। क्या बोलोगे इनको, आइसोटॉप है, किसके आइसोटॉप है ब्रोमीन एलिमेंट के। ठीक है, तो कह रहा है कि नेचर में ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप मिलते हैं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। कह रहा है इफ द अबंडेंस ऑफ ब्रोमीन 79 आइसोटॉप इज 49.7%। क्या समझ आया? जिसमें से ये बताया कि ब्रोमीन 79 जो है वो नेचर में कितना मौजूद है 49.7% उसकी अबंडेंस है, और इसी प्रकार से जो ब्रोमीन 81 है उसकी नेचर में जो अबंडेंस है मतलब
कंसंट्रेशन वो कितनी है 50.3%। और हमें कह रहा है निकालिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, मुझे थोड़ा सा आगे पढ़ाना है ना, इतना तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैं सीधा लिखता हूं। देखो दो चीजें हैं, एक है ब्रोमीन 79, बोलो है ना, इसकी नेचर में कंसंट्रेशन क्या है, मैं सिर्फ रफ लिख रहा हूं, ये पेपर में ऐसे नहीं लिखना आपको, इससे आपको डाटा वहां दिख रहा है किताब पे सवाल में, है कि नहीं। दूसरा जो आइसोटॉप है ब्रोमीन का वो है ब्रोमीन 81, कंसंट्रेशन 35%, नेचर में कितना है इसका 50.3%। आपको क्या कह रहा है, इसका क्या निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। बहुत सिंपल है, देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, तो पहला वाला आइसोटॉप पकड़ो, उसका परसेंटेज कितना है 49%, किसका, उसके मास नंबर का, है कि नहीं, प्लस दूसरा वाला जो आइसोटॉप है उसकी नेचर में कंसंट्रेशन कितनी है 50.3%, किसका, उसके मास का, बोलो 81, बोलो हाँ या ना, समझ आया नहीं है, ठीक है। बाकी सॉल्व कर सकते हो इसको, कैसे करेंगे, 49.7% हटाया नीचे 100 आएगा, इंटू में 79 प्लस 50.3% हटाया नीचे आया 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, इंटू में 81। थोड़ा सा शांति से कैलकुलेशन कर लेना और शांति से इसका नंबर निकाल दोगे, जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास। अब हो सकता है वो एग्जैक्ट नंबर में आ जाए और ज्यादातर चांसेस है कि किसमें आएगा, फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं होता है। इस वाले ब्रोमीन को देखो, मास तो साफ साफ 79 है, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास बोलेंगे, मास नंबर 79, मतलब 79 न्यूक्लियन। बट अगर एक न्यूक्लियन का मास 1 हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 79 न्यूक्लियन का मास 79 यू ही होगा। तो जो मास नंबर है वही एटॉमिक मास भी हो जाता है, बट अंतर है, मास नंबर सिर्फ नंबर है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम है, और एटॉमिक मास सच में एटम का मास, समझे, नंबर में दोनों बराबर है, नंबर में दोनों बराबर। कर लोगे इसको पूरा कनिष्क का बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। देखो क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट का सैंपल है और एलिमेंट कौन सा है एक्स, कोई एलिमेंट एक्स होगा, कंटेन 2 आइसोटॉप। अब ये जो एलिमेंट एक्स है इसके 2 आइसोटॉप है, इसका एक आइसोटॉप है X16, देखो दोनों आइसोटॉप है ना, तो दोनों एलिमेंट तो सेम ही होंगे, ये भी एक्स है ये भी एक्स का ही एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तुम जानते हो ऑक्सीजन है ये, एटॉमिक नंबर 8 किसका है, ऑक्सीजन का, बट उसने नहीं बोला तो हम भी बात नहीं कर रहे, बट हम जानते हैं ऑक्सीजन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। तो उसने कहा सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट का सैंपल, कौन सा एलिमेंट एक्स, कह रहा है उसके 2 आइसोटॉप है, एक आइसोटॉप है X16 और एक है X18। ऑब्वियस दोनों आइसोटॉप है, मतलब दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट के एटम है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, कैसे पकड़ा कि एक ही एलिमेंट के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट के एटम है, मास नंबर अलग अलग है। फिर कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल इज 16.2 U। इस बार आपको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा, क्या दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया आपको, क्या दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास पहले से दे रखा है, तो इन दोनों क्या दे रखा है आपको, एवरेज एटॉमिक मास आपको दे रखा कितना 16.2 U, ये आपको दे रखा है, कह रहे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 2 आइसोटॉप, इनकी परसेंटेज निकालो कि ये नेचर में कितना परसेंट है, ये नेचर में कितना परसेंट, उल्टा कर दिया, नहीं पहले परसेंटेज देता था और एवरेज एटॉमिक मास पूछता था, यहां क्या कर दिया, 2 आइसोटॉप दिए जिसमें आपको दोनों के मास दिख रहे हैं या मास नंबर दिख रहे हैं, बट इस बार दोनों का परसेंटेज नेचर में कितना है वो नहीं दिया, वो तो पूछा गया है आपको उनका एवरेज एटॉमिक मास। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, मैथ पढ़ के आया हूं, साइंस तो मैं बाद में पढ़ने आया, इससे ज्यादा पहले तो मैं मैथ पढ़ता हूं, है ना, सिंपल है, मैं लेट कर लेता हूं कि नेचर में इसका परसेंटेज कितना है X%, अगर इसका X परसेंटेज इसका कितना होगा 100 माइनस, नहीं समझे,
अरे दो ही तो हैं। अगर माना कि इसका नेचर में कितना परसेंट है x, तो बाकी बचा 100 में से क्या है इसका परसेंटेज है, तो इतना कर सकते हो। ठीक है, लिख दोगे, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, ऐसे मत करना, तुम्हें लिखना पड़ेगा लेट द परसेंटेज ऑफ x816, कितना माना x परसेंटेज, और माना कि ये दूसरा वाला जो आइसोटॉप है x18, माना इसका परसेंटेज क्या होगा, ऑब्वियस बात है, उसका अगर x परसेंटेज है तो दूसरा वाला कितना होगा 100 माइनस x होगा, है कि नहीं। अब लगाओ फॉर्मूला, तो एवरेज एटॉमिक मास इस बार हम निकाल नहीं रहे, इस बार हमें दे रखा कितना 16.2u, और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसका परसेंटेज जो मालूम नहीं, बट फिलहाल मैंने x तो माना है, दैट इज x परसेंटेज किसका 16 का ना, बोलो, प्लस इसका परसेंटेज कितना है 100 माइनस x, किसका इसके मास 18 का कितना है बेटा 16.2, कुछ नहीं करना है, यहां से x निकाल देना है, यहां से x जो आएगा इसका परसेंटेज होगा, 100 माइनस x करेगा वो इसका परसेंटेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सोल्व कर सकते हो क्या, निकालो x अपॉन में 100 इंटू में 16 प्लस ये परसेंटेज में परसेंटेज हटेगा तो 100 माइनस x अपॉन में 100 इंटू में 18 इज इक्वल टू 16.2। चला बनो, दोनों में से 100 कॉमन लो, वहां मल्टीप्लाई कर दो, क्यों फ्रैक्शन के झमेले में पड़ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, कैलकुलेशन कम होती हुई दिखे, करो उसको। दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं 1/100 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहां पर x इंटू 16x, यहां क्या बचेगा 18 मल्टीप्लाई होगा 100 में कितना 1800, 18 इंटू माइनस एक्स माइनस 18x, और दोनों में से 1/100 तो मैंने कॉमन ले ही लिया, यहां कितना है 16.2, कितना आएगा बेटा 16x माइनस 18x कितना आएगा माइनस का 2x, और ये प्लस में 1800, और ये 100 यहां जाके 16.2 में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 1620, हाँ या ना, और माइनस 2x कितना आएगा ये 1800 यहां जाके माइनस होगा, मैं स्टेप खाऊंगा, 1800 में से 1620 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 180 आएगा, कितना आएगा माइनस का 180, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस जाएगा, और x कितना आएगा 180 का हाफ 90, तो आ गया x, मतलब ये जो पहला वाला है ये कितना है 90%, और वो दूसरा वाला कितना है 100 माइनस 90 दैट इज 10%। कर लोगे इसको आगे पूरा लिख देना, आगे जाके तुम लिखोगे परसेंटेज ऑफ, पूरा लिखना, ऐसा परसेंटेज का साइन करना, परसेंटेज ऑफ 16x18 ऐसे नहीं पढ़ते, x18 16 है वो, इज कितना कितना था इज x था ना, जो आया 90% है कि नहीं, और परसेंटेज ऑफ कौन सा वाला जो जिसका मास 18 था कितना था, ये था 100 माइनस x परसेंटेज, जो कि 100 माइनस 90 होगा, तो कितना आएगा 10%, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे उल्टा सवाल भी आता है। अच्छा यहां देखो, पानी पिएंगे, बात हो रही है किसकी, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। देखो आइसोटॉप ने पढ़ लिया, अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप वो आइसोटॉप है जिनके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होने की वजह से उनका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाता है, और न्यूक्लियस के हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो कुछ खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव क्या करते हैं एमिट करते हैं, इसको रेडिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं रेडिएशन, और ऐसे आइसोटॉप को कहते हैं क्या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। कभी परमाणु बम का नाम सुना है, सुनते ना, जब वो फटता है तो सिर्फ उसके विस्फोट से जो गर्मी पैदा उससे तो नुकसान होता ही होता है, सुना होगा, उसके बाद भी कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि जो उसमें फ्यूल जो भरा है वो क्या है यूरेनियम, वो यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का भी एक रेडियो एक्टिव होता है, यूरेनियम 235 यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं यूरेनियम के भी कई आइसोटॉप होते हैं, और यूरेनियम के
कई सारे आइसोटॉप में से जो आइसोटॉप वहां यूज होता है वो यूरेनियम 235 यूज होता है, जो कि यूरेनियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। तो जब विस्फोट होता है तो बेटा उसके बाद कई तरह की रेडिएशन निकलती है और वो कई तरह की और समस्याएं पैदा करती है विस्फोट के बाद, समझ लो। तो समझ आया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या है? मैं किताबी भाषा पढ़ लेता हूं। आइसोटॉप विच आर अनस्टेबल, वे आइसोटॉप जो क्या होते हैं क्यों अनस्टेबल होते हैं? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियस इन देयर या एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। यही तो मैंने बोला, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप ही है, बट वे आइसोटॉप जो कि अनस्टेबल होते हैं उनके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की मौजूदगी की वजह से, एंड एमिट, और वे इस कारण से एमिट करते हैं, निकालते हैं क्या? वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन, कई प्रकार की रेडिएशन एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप और जस्ट रेडियो आइसोटॉप। तो समझा रेडियो आइसोटॉप क्या है? ये आइसोटॉप ही है, बट वे आइसोटॉप जिनके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो कुछ खास तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं, और इस तरह के आइसोटॉप को कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप या जस्ट रेडियो आइसोटॉप। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंटों के कई सारे आइसोटॉप होते हैं, बट उनमें से कुछ आइसोटॉप के अंदर न्यूट्रॉन इतना एक्स्ट्रा हो जाता है उनके लिए कि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और एक खास तरह की रेडिएशन एमिट करता है, और आमतौर पे ये रेडिएशन हार्मफुल होती है। अब यहाँ कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के, जैसे कार्बन का तुमने पढ़ा था, कार्बन के 3 आइसोटॉप थे, उसमें जो तीसरा वाला था, याद है, इसका मास सबसे ज्यादा था। क्यों मास ज्यादा था? क्योंकि वहां न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हो गए थे, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन थे। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से क्या हुआ? उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल न्यूक्लियस होने से क्या करता है? कुछ खास तरह की रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करता है, और क्या कहलाया? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। कार्बन 14, सोडियम के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसे नहीं, हजारों, मतलब 2-4 आइसोटॉप होते हैं। उनमें से कौन सा आइसोटॉप? सोडियम 24, आयोडीन का आइसोटॉप आयोडीन 131, कोबाल्ट का आइसोटॉप कोबाल्ट 60, और इसी प्रकार से यूरेनियम के कई आइसोटॉप होते हैं, कहीं मतलब हजारों नहीं, कहीं मतलब 1-2 ऐसा, है ना, आइसोटॉप होते हैं। उनमें से कौन सा आइसोटॉप यूरेनियम का? यूरेनियम 235। ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। चलो पढ़ते हैं फटाफट इनके काम। इंसान सबका काम निकाल लेता है, इंसान सबसे काम निकाल लेता है ना। कनिष्का नाराज होगी, कनिष्का ये मक्खी मार दे, बहुत तंग कर रही, तो उसको खत्म कर सकती थी, तूने मौका गवा दिया। तो चलो बेटा समय नहीं बर्बाद करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप फटाफट खत्म करेंगे, बहुत थियोरेटिकल है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के इस्तेमाल क्या है? जैसे यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यूरेनियम 235। यूरेनियम एक एलिमेंट है, और यूरेनियम जो एलिमेंट है उसका एक आइसोटॉप है यूरेनियम 235। उसका नाम यूरेनियम 325 क्यों है? क्योंकि उसका मास नंबर 235 है ना। अब ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो इस्तेमाल करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट इज परमाणु षड्यंत्र कहते हैं। षड्यंत्र मतलब षड्यंत्र नहीं, पर हिंदी में गड़बड़ हो रहा होगा। अरे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहां बिजली बनती है, किससे? न्यूक्लियर पावर से। तो वहां जो फ्यूल यूज होता है वो कोई कोयला वोयला नहीं जला रहे, वहां एक न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन किसकी वजह से होती है? यूरेनियम 235 की वजह से। अब यूरेनियम 235 जो वहां रिएक्ट करता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, उससे हीट पैदा होती है, हीट से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घूमने से जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमने से बिजली बनती है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? यूरेनियम 235। और ये यूरेनियम 235 वही है जिससे परमाणु बम बनता है, जिससे परमाणु बम बनता है। तो देखो आप पे है कि आप उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना है कि, तो एक्चुअल में इसका इस्तेमाल पहले तो बम बनाने के लिए किया था। आपको पता होगा अमेरिका ने मतलब धरती के इतिहास में पहली बार और अब तक आखिरी बार जो परमाणु बम गिराया वो अमेरिका ने गिराया। किस पे? जापान, है ना। सुना होगा ना, 2 सिटी थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वहां जो एटॉमिक बम गिराया, उस एटॉमिक बम में क्या था? बातें नहीं, उसमें यूरेनियम 235 था। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी। जब ये विस्फोट करता है
तो समझ लो कल्पनाओं से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, इतनी हीट पैदा होगी कि हम तुम वहां रहेंगे, भाप बन जाएंगे, ऐसे ऐसे भाप बन जाएंगे, चूर्ण नहीं बचेगा, समझ लो। हाँ 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 हाँ, वॉल्केनो से भी ज्यादा। वॉल्केनो में कितना मुझे वॉल्केनो से ज्यादा, बहुत ज्यादा भाई। मैंने क्या बोला, मेटल के स्ट्रक्चर गल जाएंगे, और ये नहीं कि यहाँ फटेगा तो सिर्फ यहीं पे, कई किलोमीटर के दायरे में इतना हीट होगा कि कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम लोग बच्चे ना आजकल के, फिर तुम बोलते भैया बात करते, तुम सच में कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं देखते, तुम लोगों से नाराजगी यही है, तुम रील वाला बहुत हो गए, उठ पटांग ये पटांग पता नहीं क्या क्या पटांग देखता है ना तुम डिस्कवरी चैनल देखता, कहाँ से तुमको पता होगा, हाँ नहीं होगा। हम अपने टाइम पे डिस्कवरी चैनल सब देखते थे, ये सब किताबों में नहीं पढ़ाया जाता ना, ये सब डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री देखने का शौक होना चाहिए। पता नहीं तुम लोग क्या देखने का शौक है ना, और खतरनाक है। आपको लग रहा है क्या फर्क पड़ता है, क्या जानने से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है ना। इतिहास जो लोग नहीं पढ़ते वो इतिहास बनते हैं, क्या बनते हैं, उनका ही खुद इतिहास बन जाता है, ठीक है। तो इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। जब इतिहास पढ़ेगा, भले साइंस पढ़ा रहे, एक बच्चा मुझे बोल के चला गया था, तुम साइंस के टीचर हो, तुम एसएसटी क्यों पढ़ा, तो चलो, तो आजकल के बच्चे की मेंटेलिटी ये है ना। तो फिर मैं कहता हूँ तू 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, तू 5 में से कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, है ना, मैं साइंस जानता हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट साइंस है, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री भी है। मुझे क्या हिस्ट्री पढ़ना है, मैं उसके लिए भी इंटरेस्टेड राजी हूँ, मैं उसके लिए भी राजी हूँ, है ना। तो तुम में से भी कोई ऐसा कह देगा कि अरे साइंस पढ़ाता है, कहाँ वहाँ हिरोशिमा नागासाकी कर, है ना। आजकल के बच्चे का मतलब हर चीज में कुतर्क देता है, हर चीज में कुतर्क करके चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, मैं वापस साइंस में आता हूँ कि पता तुम लोग भी कह दो कि भैया कहाँ तुम हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ये काम तो हिस्ट्री वाले का है। तो फिर मेरे मन में भी आता है तेरा भी बहुत कुछ काम है, तेरे को उस काम में से एक काम भी नहीं आता है। ऐसे बच्चों के लिए जवाब है, मैं सबको ना, अब जो ऐसे मुंह तोड़ के जवाब देगा तो उसको भी जवाब मैं भी कोई हल्का थोड़ा दूंगा, ठीक है। बट ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एटॉमिक बम में जो फ्यूल होता है वो एक्चुअल में यूरेनियम 235 ही होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। आज की डेट में आप देखते हो कई तरह की सबमरीन न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर पावर में बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि जो नॉर्मल सबमरीन होती है उसको बार बार डीजल भराने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है, और पनडुब्बी का पर्पस क्या है, गुपचुप काम करना, जब जब बार बार बाहर आएगी तो उसकी प्राइवेसी लीक ही हो जाती है। तो जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो यूरेनियम फ्यूल से चलता है, दैट इज यूरेनियम 235 से, तो उसकी पानी के अंदर रहने की समय सीमा बहुत ज्यादा होती है, उसको इतने जल्दी पानी से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूरेनियम फ्यूल में बहुत ताकत होती है, बहुत लंबे समय तक चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। अब मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, नहीं तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहता, बट छोड़ ही देता हूँ। हाँ बेटा, आप पूछे जा रहे हैं कुछ, पूछो ना, फिर फटाफट पूछो। पनडुब्बी का धुआं कहाँ जाता है, तेरी बात सही है यार, मुझे लगता है वो एक्चुअल में पानी में ही उसको एग्जॉस्ट करता होगा बेटा। जो डीजल पावर पनडुब्बियां होती है, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो गैसेस निकलती ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है वहां कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो गैसेस निकलती है उसको क्या करता होगा, अंदर ही पानी में रिलीज कर देता हो, ठीक है। बट जो न्यूक्लियर पावर मशीन सबमरीन होती है उसमें कोई ऐसा धुआं हुआ नहीं निकलता, वहां ऐसा नहीं है कोई फ्यूल जला रहे, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल को जला नहीं रहे, वो कोई फ्यूल नहीं है कोयले जैसा, वहां एक प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी से बिजली बनाया जाता है। मैं आगे जानना चाहूंगा, आपको कुछ पूछना होगा तो ऑफ दी क्लास पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर पता नहीं, मुझे डर लगता है कि बच्चा ये ना बोल दे। एक्चुअल में वहां एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो इसलिए एक वैसा रिएक्शन नहीं है कि जैसे कोई आग जला दी, इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो तरह की होती है, फ्यूजन और फिजन। सन पे जो हो रही है रिएक्शन दैट इज फिजन, क्या है, फ्यूजन। और यहां जो रिएक्शन हो रही है क्या है, फिजन। फ्यूजन में क्या हो रहा है, सन पे क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, मतलब दो लाइटर न्यूक्लियस मिलके एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे आयरन। सन पे क्या हो रहा है, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन सन पे भी हो रही है, पर सन पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, वहां हाइड्रोजन के दो एटम मिलके एक हैवी न्यूक्लियस का एटम बन रहा है। बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, वो न्यूक्लियर फिजन है।
वहां यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, और ऐसा होने से बहुत भयंकर अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम पे है कि नहीं? ठीक है दोस्त, वो मैंने आपको बता दिया कि इससे जो हीट पैदा होती है उससे स्टीम बनाई जाती है, और उस स्टीम से टरबाइन घुमाए जाते हैं, उससे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, आज हम फिर लेट होने वाले, मेरा 10th वाला बच्चा मुझे फिर बोलेगा बाय गॉड मैं बोलना नहीं चाह रहा, कुछ बातें क्लास रिकॉर्ड चल रही है ना, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप बेटा आर ट्रेसर इन मेडिसिन। देखो कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों, कई तरह की बॉडी के अंदर मल फंक्शनिंग को भी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पर लिखा है इन्होंने, कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल ट्यूमर के पता लगाने में होता है, बॉडी में कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है उसको पता लगाने में होता है, और कोई अंदर इंटरनल कोई डिसऑर्डर हो रहा है इसको पता लगाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक मशीन है, जैसे मैं बता देता हूं, ये याद करो सिर्फ, जैसे आर्सेनिक 74 जो है, आर्सेनिक का एक आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में कहीं ट्यूमर हो रखा है उसका पता लगाने में। तो देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मेडिकल, दैट इज क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल होता है किसको डिटेक्ट करने में, ट्यूमर में। इसी प्रकार से सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है ब्लड में किसी की क्लोटिंग हो रखी है इसका पता लगाने में। तो क्या समझोगे, ज्यादा लंबा मत खींचो, सिंपल ये समझो कि कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल मेडिकल के क्षेत्र में भी होता है। दो एग्जांपल याद कर लो, आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर के डिटेक्शन में, और सोडियम 24 के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका इस्तेमाल ब्लड में क्लोटिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा। अब देखो कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। आपने सुना होगा एक बंदे को जब कैंसर हो जाता है तो कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। वो कीमोथेरेपी क्या करती है, बॉडी में जहां कैंसर के सेल पैदा हो गए उस कैंसर के सेल को मारने का काम करते हैं। तो वो जो जो क्या कहते हैं गामा रेडिएशन निकलती है उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी में, है ना। वो किससे निकलती है, कोबाल्ट 60 से निकलती है। कोबाल्ट 60 क्या है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है, उसका एक आइसोटॉप है जो कैसा आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। कोबाल्ट 60 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है वो गामा रेज निकालता है, और इस गामा रेज का इस्तेमाल ही कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, कैंसर के सेल को किल करने के लिए किया जाता है। तो देख लो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नुकसानदायक होते हैं, बट इंसान सही तरह से अगर इसका इस्तेमाल करे तो बहुत तरह से अच्छे कामों के लिए ही कर रहा है। ठीक है, ये सब पढ़ लोगे। जो रेडियोथेरेपी होती है, जो एक बंदे को जो कैंसर होता है दी जाती है, जहां कैंसर के सेल को मारा जाता है, किल किया जाता है, वहां कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। थायराइड डिसऑर्डर, बॉडी में अगर थायराइड का डिसऑर्डर सुना, थायराइड आयोडीन कमी से गॉइटर हो जाता है ना, तो आयोडीन का आइसोटॉप है आयोडीन 131। ये इस्तेमाल होता है किसमें, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनैलिटी को डिटेक्ट करने के लिए वो कैसे काम कर रहा है। इट हेल्प इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज गॉइटर, जो गॉइटर घेंगा होता है उसका पता लगाने में और उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये सब पढ़ना। आगे देखो, इंडस्ट्री में भी कई तरह के यूज होते हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं। अब एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन कहीं क्रैक आया तो पूरी पाइपलाइन खोद दोगे, नहीं। तो जैसे एक्सरे नहीं होता है, डॉक्टर एक्सरे करता है, क्या करता है, पूरी चमड़ी उतार देता है कि हड्डी का क्रैक देखने के लिए एक्सरे करता है। वो एक्सरे भी क्या है, वो भी एक तरह का, उसमें भी कोबाल्ट 60 होता है जिससे वो गामा रेज निकलती है, जिससे एक्सरे होता है, जिससे क्या होता है, एक्सरे होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस में या गैस लाइन में कहीं लीकेज है, उस लीकेज का पता लगाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी बॉडी का एक्सरे नहीं आ जाता, उसमें दिख जाता है कहीं क्रैक कहाँ है हड्डी पे, इसी प्रकार से रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो रेडिएशन निकलती है उन रेडिएशन का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस है उसमें कहीं क्रैक है, कहीं ब्लॉकेज है, इसका पता लगाया जा सकता है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़े क्या, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, लास्ट खत्म हो जाएगा, दैट इज आइसोबार। दैट इज आइसोबार खत्म करते हैं, बस 5 मिनट मुझे दीजिए। आइसोबार, आइसोटोप सबको समझ आ गया था, ठीक है। एक बार फिर बोलूंगा, आइसोबार दोनों में अंतर है थोड़ा सा। आइसोटोप क्या थे, वो एटम थे सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर से
मास नंबर अलग था। आइसोबार क्या है बेटा? आइसोबार आर दी एटम, ये भी एटम ही है किसके? डिफरेंट एलिमेंट के। और स्वाभाविक सी बात है, आप जान रहे हैं अगली लाइन क्या आने वाली है, अगर आइसोबार एटम है डिफरेंट एलिमेंट के तो इनके एटॉमिक नंबर सेम कैसे होगा? डिफरेंट ही होगा। बट इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होने के बावजूद भी मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। समझ आया क्या है आइसोबार क्या है? आइसोबार आर दी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आइसोटॉप एटम है डिफरेंट एलिमेंट के तो ऑब्वियस है डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा, बट सेम मास नंबर। बट मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। इसको कहते हैं क्या? आइसोबार। जैसे यहां देखो, ये क्लोरीन का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है। दोनों एटम किसके हैं? एक ही एलिमेंट के? नहीं, दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के। ये क्लोरीन का एटम है और ये दूसरा एलिमेंट कैल्शियम का एटम है। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बट फिर भी देखो दोनों का मास नंबर सेम है ना? उसका मास नंबर भी 40 है, इसका मास नंबर भी 40 है। आगे क्या था देखो, अब यहां मुझे बताओ दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 20। स्वाभाविक सी बात है एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए था, बिकॉज दोनों एलिमेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। मास नंबर देखो फिर भी क्या है? सेम है। इसका मास नंबर कितना है? 40, इसका मास नंबर भी 40। तो दोनों में प्रोटॉन क्या सेम है? नहीं। जब एलिमेंट अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। प्रोटॉन कितने हैं? वही जो एटॉमिक नंबर 18 और 20। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 में से 18 गया 22, 20 में से 20 गया 40 में से 20 गया 20। ठीक है, हाँ या ना? तो आइसोबार समझ आ गया। लास्ट पन्ना कुछ भी नहीं है, जो अब तक पढ़ा है उसमें ही है, देखो है ना? डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार, प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में डिफरेंट होता है। मास नंबर की बात करें तो आइसोटॉप में मास नंबर डिफरेंट होता है, आइसोबार में सेम होता है। एलिमेंट की बात करें तो आइसोटॉप में जो एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं और आइसोबार में जो एटम होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्यों होगी भैया? यह है आर्गन का, यह है कैल्शियम का। दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग, प्रोटॉन अलग अलग, इलेक्ट्रॉन अलग अलग, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट ही होगी, हाँ या ना? और लास्ट क्या है? एग्जाम्पल। इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं पीछे, कोई भी चिपका दो, कोई भी चिपका दो। हाँ, आइसोबार का आप कह सकते हो भैया 2 ही एग्जाम्पल दिए। मुझे लगता है आपके एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल देता है, और है तो देख लेना, और है तो देख लेना। पर मुझे बताओ कि आपको आज जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे। चैप्टर 8 है ना बेटा, ये चैप्टर 8 फाइनल। ठीक है, उम्मीद है उसे चैप्टर खत्म हो गया। कल मिलेंगे, आप डाउट पूछ सकते हैं, बट पढ़ लेना। देखो अच्छा चैप्टर था। इस चैप्टर में आपको लगा केमिस्ट्री जैसा कुछ आया है ना? लास्ट चैप्टर पढ़ा था बट बहुत थ्योरेटिकल था, छन्नी छान के रेता साफ कर रहे हो, है ना? था वो भी चैप्टर साइंस का ही, वहां भी अच्छे टॉपिक थे। सोल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, न्यूमेरिकल वहां भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वहां पर भी आ ही रहे हैं।